हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। चलिए नेक्स्ट लेक्चर हम शुरू करते हैं। मूल कॉन्सेप्ट का अगला जो कॉन्सेप्ट है हम वो बताने जा रहे हैं, ध्यान देना आप लोग। methods used for calculate equivalent। वेट मेथड यूज फॉर कैलकुलेटिंग इक्विवेलेंट वेट। तो इसमें कुछ फार्मूले हैं, हम वो बता रहे हैं, ध्यान से समझना। सबसे पहले बोलेगा डिस्प्लेसमेंट होता है यहाँ पर। पर्टिकुलर एलिमेंट का क्या करते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट की वजह से हम क्या करते हैं यहाँ पर, कैलकुलेट करते हैं पर्टिकुलर एलिमेंट का। ठीक है, तो हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज करते हैं यहाँ पर। क्या यूज करते हैं, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। क्या यूज करेंगे आप, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम फार्मूला बता रहे हैं इन टर्म ऑफ हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में। तो देखो कैसे निकालना है आपको, इक्विवेलेंट ऑफ एलिमेंट। किसका निकालना है, किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ वो अटैच होगा, तो इक्विवेलेंट ऑफ एलिमेंट। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट इक्वल टू हो जाएगा आपका मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा, मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा यहाँ पर, into 1.008। दिस इज द फर्स्ट फार्मूला फॉर हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। एक फार्मूला आपको दिया इन टर्म ऑफ हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट करेंगे। तो दूसरा हम बता रहे हैं ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड। दूसरा क्या बता रहा है, ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड। ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड ये दूसरा है। इसमें हमें क्या करना है, ऑक्साइड बनेगा कोई मेटल के साथ, तो उस समय इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर मास ऑफ एलिमेंट अपॉन हो जाएगा मास ऑफ ऑक्सीजन इनटू हो जाएगा 8। ये है दूसरा मेथड। ये कौन सा है, ऑक्साइड के टर्म में अगर दिया रहेगा, ऑक्साइड दिया रहेगा तो आप ये फार्मूला लगाएंगे, हाइड्राइड दिया रहेगा तो आप ये फार्मूला लगाएंगे। तीसरा मेथड है क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड। तीसरा मेथड है क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड। तीसरा क्या है, क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड। इसमें हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर
mass of element upon mass of क्लोरीन इंटू 35.5। ये पर्टिकुलर फार्मूले हैं, आपको ये डायरेक्टली लर्न करने पड़ेंगे, ये डायरेक्टली आपको क्या करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे। तो यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कोई भी कंडीशन दिया रहेगा तो 3 मेथड हैं, तीनों के अनुसार आप किसी का भी इक्विवेलेंट वेट फॉर्म कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं क्या नहीं? ये किसके लिए हो गया, हाइड्रोजन के लिए होगा, ये ऑक्साइड फॉर्मेशन के लिए हो गया, और ये आपका क्लोराइड फॉर्मेशन के लिए हो गया है बेटा। 3 मेथड हैं आपके पास, आप लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। 3 फार्मूलेज आपको हमने दिए हैं अभी। चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, कैसे करेंगे ये समझ लो। ये 3 मेथड हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन हम बता देते हैं कैसे आपको सॉल्व करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, ए क्लोराइड ऑफ ए एलिमेंट, क्वेश्चन है ए क्लोराइड ऑफ ए एलिमेंट contain 49.5% ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन कितना दे रखा है, क्लोराइड में क्लोरीन का मास कितना है ये दे रखा है परसेंट में, एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ एलिमेंट इज 0.056 दे रखा है। तो आपसे पूछ रहे हैं कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट कॉमा वैलेंसी भी निकालना है, एंड एग्जैक्ट एटॉमिक मास भी निकालना है एलिमेंट का, एग्जैक्ट एटॉमिक मास भी कैलकुलेट करना है। चलिए तो आपके पास क्वेश्चन है, एक बार फिर से रीड करिएगा आप। ए क्लोराइड ऑफ एलिमेंट कंटेन 49.5% ऑफ क्लोरीन and specific heat of is this, calculate the equivalent weight, valency and exact atomic mass so that solution आप देख लो इसका क्या होगा, अच्छे से समझना, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले आप गिवन कंडीशन लिखते हैं। तो आपको क्या दे रखा है, क्लोराइड दे रखा है और उसमें एलिमेंट कितना है, इतना परसेंट दे रखा है। Chloride of a element contain 49% of the chlorine and specific heat. Specific heat आपको दे रखा है 0.056, ये दे रखा है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन समझने वाले हैं। मास ऑफ एलिमेंट निकाल लेते हैं, यहाँ से क्या निकाल लेते हैं बेटा, मास ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का मास निकालना है। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, मास ऑफ क्लोराइड, क्या बन जाएगा बेटा, मास ऑफ क्लोराइड माइनस मास ऑफ क्लोरीन, क्या हो जाएगा, मास ऑफ क्लोरीन हो जाएगा। तो किसका मास आ जाएगा, एलिमेंट का आ जाएगा, क्योंकि सपोज एलिमेंट किस टाइप का है आपका पता नहीं किस टाइप का है, तो आप कंसीडर कर सकते हैं वो एलिमेंट कैसा होगा,
MCl तो है ही, यहाँ पर X लिख दे, इस फॉर्मेट का होगा वो कंपाउंड। कैसा होगा? MClX। X पता नहीं कितने टाइम से होगा, वो तो मेटल कैसा है उस पर डिपेंड करेगा आपका। चलिए हम निकाल लेते हैं भाई, परसेंट में दे रखा है तो ये क्लोराइड का मास टोटल कितना हो जाएगा 100, और क्लोरीन का मास कितना दे रखा है 49.5 दे रखा है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 50.5 ग्राम आ जाएगा ये मास। कितना आ जाएगा? ग्राम में आ जाएगा ये। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं डायरेक्टली, आपको फार्मूला दिया था ऊपर, क्या दे रखा था, इक्विवेलेंट वेट ऑफ, यहां पर आप कंसीडर क्या कर रहे हैं, एम इज द एलिमेंट, एम का निकाल रहे हैं आप, तो फार्मूला क्या हो जाएगा यहां पर, मास ऑफ एम अपॉन मास ऑफ क्लोरीन इनटू क्या होता है 35.5। ये मेथड दिया था, फार्मूला दिया था। तो एलिमेंट का मास कितना निकाल लिया आपने 55.5, मास ऑफ क्लोरीन कितना दे रखा है 49.5, इनटू कितना करना पड़ेगा 35.5। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका आ जाता है 36.21। कितना आ जाता है ये 36.21 ग्राम। सपोज इतना आंसर आ गया है। तो आपके पास क्या मिल गया, इक्विवेलेंट वेट मिल गया। अब क्या चाहिए आपको, इक्विवेलेंट वेट पता चला, अब क्या निकालना है, वैलेंसी निकालना है बेटा। तो वैलेंसी के लिए उससे पहले आप क्या करेंगे, एटॉमिक मास निकालना पड़ेगा। एटॉमिक मास पता नहीं है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आप क्या करेंगे, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास इनटू, आपको एक फार्मूला दिया था आपको याद होगा, स्पेसिफिक हीट इक्वल टू कितना था 6.4। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं बेटा, एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। एटॉमिक मास इक्वल टू हो जाएगा 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट, ये फार्मूला बन जाएगा, ये हो जाएगा 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट कितना दे रखा है 0.054 दे रखा है, सॉरी 56 दे रखा है। तो ये कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 11.3 ग्राम। और ये आंसर किस में आता है, हमेशा याद रखना, एप्रॉक्स में आता है। ये आंसर किस में आता है, एप्रॉक्स में आता है। अब आपको एटॉमिक मास पता चल गया, अब क्या निकाल सकते हैं आप, वैलेंसी निकाल सकते हैं आप। बैलेंसी निकालने का फार्मूला हमने क्या बताया था, पहले तो आप इतना नोट डाउन कर लो, तब आगे क्लियर समझ में आएगा। भाई आगे हमें कैलकुलेट करना है, तो इतना हमने पहला कंडीशन आपको पता चल गया, क्या निकाल लिया आपने बेटा, एटॉमिक वेट निकाल लिया। भाई आपको पता है, क्वेश्चन एक बार फिर से रीड कर लो, वहां पर 49.5 कौन दे रखा है, क्लोरीन, और पूरा कंपाउंड क्या है MClX है। तो क्लोरीन का मास हमें पता है, तो M का मास निकालना हो तो मास ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट मतलब M इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ क्लोराइड, दिस इज द क्लोराइड कंपाउंड है। ये पूरा कंपाउंड क्या कहलाएगा आपका, क्लोराइड कंपाउंड है ये। तो इसका मास हमने 100% मान लिया, माइनस क्लोरीन का मास हटा दो तो किसका बचेगा, एलिमेंट का मिल जाएगा। तो यहाँ से फार्मूला क्या दिया था, इक्विवेलेंट वेट ऑफ M मतलब मेटल, तो मास ऑफ मेटल अपॉन मास ऑफ क्लोरीन इनटू 35.5। तो मेटल का मास अभी निकाल लिया 55.5 अपॉन 49, ये क्लोराइड का दे रखा था, मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आंसर आ गया। तो एटॉमिक मास इक्वल टू स्पेसिफिक हीट इक्वल टू 6.4, ये आपको एक फार्मूला हमने दिया था, आपको लर्न करने को बोला था डायरेक्ट। तो यहां से आपने क्या निकाल लिया, एटॉमिक मास इक्वल टू कितना हो जाएगा 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट। तो यहां से जो एटॉमिक मास आता है वो क्या बोलते हैं, उसको एप्रॉक्स मास आता है बेटा। क्या आता है, एप्रॉक्स मास निकालते हैं, हमेशा याद रहे आपको, क्या निकालते हैं, एप्रॉक्स मास। क्या निकालते हैं हम, एप्रॉक्स मास निकालते हैं। तो अब क्या निकालना है, वैलेंसी। तो आपका एक फार्मूला और दिया था, आपको याद होगा, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो यहां से आपको क्या निकालना है, वैलेंसी फैक्टर निकालना है, यानी वैलेंसी निकालना है। वैलेंसी फैक्टर किसको डिफाइन करता है, वैलेंसी को। तो यहां से आपको मिल जाएगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय
इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर मास मतलब एटॉमिक मास ही होगा वहां पर, मॉलिक्यूलर मास मतलब पर्टिकुलर एलिमेंट ले रहे हैं तो उसका कितना आ रहा है 11.43 आएगा। इक्विवेलेंट वेट कितना आया था बेटा आपका 36 पॉइंट कितना आया था 21 आया था। तो यहां से बैलेंसी फैक्टर या इसी को आप क्या बोलेंगे बैलेंसी बोलेंगे, ये डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलिए कितना आ जाएगा, ये अप्रॉक्स 3.1 समथिंग, यानी 3 मानेंगे इसको ओनली, यानी आपको बैलेंसी मिल गया। क्वेश्चन में कितना है बैलेंसी 3 है बेटा, बैलेंसी कितना होगा 3 होगा। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं। आप क्या पूछ रहा है एग्जैक्ट एटॉमिक मास, ऊपर लिखा हुआ है क्या निकालना है एग्जैक्ट एटॉमिक मास, एग्जैक्ट एटॉमिक मास। एग्जैक्ट एटॉमिक मास निकालने के लिए आपका फार्मूला क्या बन जाएगा, एग्जैक्ट एटॉमिक मास इक्वल टू हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट इनटू क्या हो जाएगा बैलेंसी हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट कितना आया था आपका 36.21 और बैलेंसी कितनी आई थी 3, और 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 108.63 ग्राम। दिस इज द एग्जैक्ट एटॉमिक मास। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ, काफी अच्छा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बट कॉन्सेप्ट डेवलप क्वेश्चन था ये। तो यहां से आपको 3 चीजें हमने निकलवाया, आपको आई होप यू नो अबाउट दिस क्वेश्चन, आपको समझ में आया होगा ये। चलिए नेक्स्ट कंडीशन लेके चलते हैं अब आपके पास। नेक्स्ट कंडीशन लेके चलते हैं हम, नेक्स्ट कंडीशन लेके चलते हैं हम आपके पास। अब नेक्स्ट कंडीशन में हमारे पास रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, याद रहे आपको। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। चलिए हम बता रहे हैं, हेडिंग डाल सकते हैं एटॉमिक मास फ्रॉम वेपर डेंसिटी ऑफ क्लोराइड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एटॉमिक मास फ्रॉम वेपर डेंसिटी ऑफ ए क्लोराइड। काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, आईआईटी में हम इसको यूज करते हैं, ध्यान देना क्या करेंगे इसमें। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जो फार्मूला बनेगा क्लोराइड का वो क्या होगा। तो यहां पर लिख रहे हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ क्लोराइड, वो आप मान लेंगे MClX। क्या मान लेंगे MClX। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले में मॉलिक्यूलर मास आप निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो आप कैसे लिखेंगे इसको, मास ऑफ मेटल प्लस मास ऑफ क्लोरीन। तो आप कैसे लिखेंगे यहाँ पर मास ऑफ M प्लस X इंटू 35.5। क्लोरीन का मास तो पता है और कितने टाइम से X टाइम से, तो ये कंडीशन आ जाएगी मास ऑफ मेटल प्लस क्या आ जाएगी आपके पास, ये कंडीशन आ जाएगी। चलिए मॉलिक्यूलर मास, अब आपको एक फार्मूला और मैं बता देता हूं, ध्यान से समझना है। वेपर डेंसिटी का फार्मूला होता है बेटा मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2 होता है। वेपर डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन क्या होता है और मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2 होता है। यानी यहाँ से आप देख सकते हैं वेपर डेंसिटी बराबर मॉलिक्यूलर मास m हो गया, मॉलिक्यूलर मास ऐसे लिख देता हूँ mm।
डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से मॉलिक्यूलर मास बराबर आ जाएगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी, याद रखना। अब ये आपको मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर लिखा हुआ है, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू वेपर डेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर मास ऑफ m प्लस x इंटू 35.5। ये कंडीशन बनेगी। यहाँ से हमें निकालना क्या है, यहाँ पर x निकालना है। x निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एक बात समझ लेना, तो यहाँ से हम एक पॉइंट और लेके आएंगे यहाँ पर इक्विवेलेंट का। क्या लेके आएंगे हम, इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट हमें निकालना है, सपोज क्या निकालना है, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मास ऑफ m अपॉन, या फिर एक और टर्म है आपके पास यहाँ पर आ जाएगा मास ऑफ m अपॉन x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मास ऑफ m। अगर मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, मास ऑफ m अपॉन x, x इज द बैलेंसिंग। सो यहाँ पर आपका आ जाएगा मास ऑफ मेटल मीन्स m इक्वल टू हो जाएगा x इंटू इक्विवेलेंट वेट, ये आ जाएगा। तो यहाँ फार्मूले में इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा इक्विवेलेंट। क्या हो जाएगा आपका, इक्विवेलेंट। क्या हो जाएगा आपका, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट लिखो सिर्फ यहाँ पर, क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट वेट ही मान लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। इक्विवेलेंट वेट प्लस, सॉरी यहाँ इंटू x भी है और यहाँ x इंटू 35.5 हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट प्लस 35.5। सो x इक्वल टू फार्मूला बन जाएगा आपके पास 2 इंटू वेपर डेंसिटी अपॉन इक्विवेलेंट वेट प्लस 35.5। तो याद रखना, जब कभी भी आपको मेटल क्लोराइड का फार्मूला दे रखा है और आपसे बैलेंस से पूछ रहा है x, तो x बराबर फार्मूला लगाएंगे 2 इंटू वेपर डेंसिटी अपॉन इक्विवेलेंट वेट प्लस 35.5। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। डायरेक्ट आप लगा सकते हैं, मैंने एक फार्मूला अभी ड्राइव किया है। मुझे लगता है ये आपको समझ में आया होगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से एक क्वेश्चन ले लेता हूँ इसके ऊपर, तो आपको क्लियर हो जाएगा ये कैसे निकालना है। ठीक है, चलिए आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको। इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेके चलता हूँ मैं। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है हमारे पास, 1 ग्राम ऑफ ए क्लोराइड। क्या दे रखा है, 1 ग्राम ऑफ ए क्लोराइड। क्या दे रखा है, 1 ग्राम ऑफ क्लोराइड कंटेन 0.835 ग्राम क्लोरीन। क्लोरीन कंपाउंड में इतना दे रखा है। इफ इट्स वेपर डेंसिटी इज 85 दे रखा है, वेपर डेंसिटी कितना दे रखा है, 85, then find the molecular formula of the chloride
ऑफ द क्लोराइड। ठीक है, ये क्वेश्चन है, फार्मूला हमें निकालना है और ये कंडीशन दे रखा है। तो ध्यान से देखो, सॉल्यूशन आप समझ लो, इसका अप्रोच क्या है क्वेश्चन की ये जानना ज़रूरी है। तो वेपर डेंसिटी आपको 85 दे रखा है, क्लोरीन का मास दे रखा है, मास ऑफ क्लोरीन वो दे रखा है आपको 0.835 ग्राम। किसका दे रखा है? क्लोरीन का दे रखा है। क्लोराइड का भी मास दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप एक कंडीशन और लिख लो, मास ऑफ एम, एम इज मेटल, तो वो कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.835 हो जाएगा, क्योंकि टोटल मास क्लोराइड का कितना है पूरे कंपाउंड का, वो फार्मूला क्या है MClX है, समझ रहे कि नहीं। इसका मास आपको दे रखा है 1 ग्राम। तो इक्विवेलेंट वेट बराबर फार्मूला आपको पता होना चाहिए। फार्मूला क्या था, मास ऑफ एम अपॉन मास ऑफ क्लोरीन इनटू कितना होता है 35.5। सो मास ऑफ मेटल कितना आ गया 1 माइनस 0.835 अपॉन मास ऑफ क्लोरीन 835 इंटू 35.5। तो यहाँ से इक्विवेलेंट वेट आपका कितना आएगा, वो आ रहा है आपका सपोज 7.1 ग्राम आ रहा है। कितना आ रहा है 7.1 ग्राम आ रहा है। चलिए, अब क्या सब कुछ दे रखा है आपको, अब क्या करना है आपको x निकालना है सबसे पहले। तो x बराबर फार्मूला है 2 इंटू वेपर डेंसिटी अपॉन इक्विवेलेंट वेट प्लस 35.5। तो 2 इंटू 85 वेपर डेंसिटी है, इक्विवेलेंट आ गया 7.1 प्लस 35.5। सो x यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा x 3.9, अप्रॉक्स कितना मानना पड़ेगा आपको 4 मानना पड़ेगा। बैलेंसी कितनी आ गई 4। सो दैट मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बन जाएगा आपका, फार्मूला हो जाएगा MCl4। क्या हो जाएगा MCl4। लेकिन हमें क्या निकालना है, एक पॉइंट और बढ़ा सकते हैं इसमें, एटॉमिक मास निकाल सकते हैं मेटल का। क्या निकाल सकते हैं, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास निकालने के लिए बैलेंस टू क्या करना पड़ेगा, बैलेंसी फैक्टर। तो एक पॉइंट और बढ़ा देता हूं यहां पर, एटॉमिक मास ऑफ एम इक्वल टू हो जाएगा आपका x इंटू इक्विवेलेंट वेट। तो x 4 आ गया है, इक्विवेलेंट वेट कितना है 7.1, तो ये हो जाएगा 28.4 ग्राम, ये एटॉमिक मास आ जाएगा। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसका मेथड क्या था, ये बात क्लियर हुआ होगा। आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट लेके चल रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ से आप। इस टॉपिक में आपको जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा, IIT फाइट कर सकते हैं, नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम होता है बेटा आगे। क्योंकि आप जितना ज़्यादा अप्रोच करेंगे क्वेश्चन की, जितना ज़्यादा माइंड को डीपली थिंक करेंगे, तो आपको मज़ा आएगा, इसमें इंटरेस्टिंग आ जाएगा बाद में।
चलिए अगला पॉइंट है एडियोमेट्री क्या होता है, इसके बारे में बता रहे हैं हम। एडियोमेट्री क्या है? एडियोमेट्री, और इसको बोलते हैं गैस एनालिसिस, और क्या बोल सकते हैं आप इसको? गैस एनालिसिस। एडियोमेट्री और गैस एनालिसिस, इसमें क्या होता है बेटा, पहले समझ लो। इसमें गैसियस रिएक्शन होती है हमेशा। कौन सी रिएक्शन होती है? गैसियस रिएक्शन होती है। और वहाँ पर क्या करते हैं, और दूसरा जो सब्सटेंस लिया जाता है वो सॉल्वेंट लिया जाता है। तो सॉल्वेंट के साथ इनको रिएक्ट कराते हैं, तो हम यहाँ पर मेजरमेंट करते हैं। क्या करते हैं? मेजरमेंट किसका करते हैं? गैसेस का, वॉल्यूम का मेजरमेंट करते हैं। याद रहे, यहाँ पर हम क्या करते हैं? गैसेस का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो हम क्या यूज करेंगे? एडियोमेट्री यूज करेंगे। और वो हमेशा किस में निकालते हैं? मिलीमीटर में निकालते हैं। वॉल्यूम किस में लेते हैं? यहाँ पर मिलीमीटर में कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए हम बता रहे हैं कैसे हम यूज करेंगे। थोड़ा सा हम थ्योरी के बारे में बताते हैं। गैसियस रिएक्शन, गैसियस रिएक्शन आर carried out in special type of tube। एक स्पेशल टाइप का ट्यूब होता है कॉल्ड एडियोमेट्रिक ट्यूब। उसका नाम क्या देते हैं हम? ऑडियोमेट्रिक ट्यूब बोलते हैं हम। उस ट्यूब के अंदर इस गैस को भरा जाता है, तब मेजरमेंट करते हैं। ट्यूब इज graduated in millimeter for volume measurement। ये पॉइंट याद रखना है, मिलीमीटर वॉल्यूम मेजरमेंट होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, द रिएक्टिंग गैस इज टेकन in the एडियोमेट्रिक ट्यूब आर exploded by spark the volume of a produced of a gases are determined by absorbing then is suitable reagent यूज करते हैं। तो वही बता रहे हैं हम, क्या क्या अभी बताया था आपको, क्या यूज करना है? सॉल्वेंट यूज करना है, और यहाँ पर क्या लेना है? गैसेस लेना है।
तो सपोज आपने क्या ले लिया, QH सॉल्वेंट है, तो इसके रेस्पेक्ट में आप कौन कौन सी गैस ले सकते हैं, CO2 ले सकते हैं, SO2 ले सकते हैं और Cl2 ले सकते हैं। अगर आपने एल्कलाइन, दूसरा क्या लिया आपने, एल्कलाइन आपने ले लिया है पायरोगैलेट, अगर ये लिया यानी इसका फार्मूला है C6H6O3। तो इसके रेस्पेक्ट में आप यूज कर सकते हैं O2 गैस को, याद रहे ये इसके साथ है और ये इसके साथ है। अगर मान लिया आप यूज कर रहे हैं अमोनिकल Cu2Cl2, तो आप यूज कर सकते हैं CO गैस को। ये पर्टिकुलर है, ऐसा नहीं कि अपने मन से आप कुछ भी कर सकते हैं। टरपेंटाइन ऑयल ले सकते हैं आप, टरपेंटाइन ऑयल अगर आप लेते हैं तो वहाँ पर आप यूज कर सकते हैं O3। क्या यूज कर सकते हैं, O3। अगर आप वाटर लेते हैं, क्या लेते हैं, वाटर, तो वाटर के केस में आप यूज कर सकते हैं NH3। क्या यूज कर सकते हैं, NH3 और HCl यूज कर सकते हैं आप। CuSO4 यूज करेंगे तो CuSO4 अगर आप यूज कर लेते हैं तो आप ले सकते हैं यहाँ पर H2। ये कुछ केस होते हैं, इनके रेस्पेक्ट में ही हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं, ये होता है। ये एरोमेट्री एक्चुअली में एक्सपेरिमेंटल होता है, क्योंकि यहाँ पर ट्यूब में एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है कि उसका वॉल्यूम कितना होगा। दिस इज द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ एडियोमेट्रिक एनालिसिस, गैस एनालिसिस, यानी गैस का क्या करते हैं हम यहाँ पर वॉल्यूम को मेजरमेंट करते हैं। चलिए हम यूज करते हैं इसको। हम यूज कैसे करेंगे, कुछ कंडीशन बता रहे हैं। एक्सप्लोजिव मतलब यहाँ पर रिएक्शन कैसी होती है, स्पार्क किया जाता है, एक्सप्लोजन होता है, या एक और टर्म हम यूज करेंगे कम्बशन होगा। ध्यान से समझना, इसको हम यूज कैसे करना है वो जानना जरूरी है। तो यहाँ पर हम एक टर्म यूज कर रहे हैं, सबसे पहले कम्बशन पार्ट लेके चल रहे हैं, या फिर उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजिव। क्या यूज करते हैं हम, एक्सप्लोजिव। उसी पार्ट में कम्बशन या एक्सप्लोजिव, ऐसा कंडीशन है। व्हाट इज द कम्बशन, आपने इससे पहले आपने पढ़ा होगा कि कम्बशन क्या होता है। आप जानते हैं कम्बशन मीन्स क्या होता है, अगर यानी कोई हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन को क्या करते हैं, बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर। हाइड्रोकार्बन को क्या करते हैं, बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर टू फॉर्म CO2 एंड वाटर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कम्बशन। समझ में आया बात, कम्बशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोकार्बन बर्न इन प्रेजेंस ऑफ air means O2 to form CO2 and water. This phenomena is called combustion. So some reactions are written so that CnH2n plus 2, this is the alkane। आपका पर्टिकुलर एल्केन दे रखा है, अगर आपका इसका कम्बशन कराना है इन प्रेजेंस ऑफ O2 तो ये रिएक्शन में बैलेंस लिख रहा हूँ 3n+1 डिवाइडेड बाई 2, ऑलरेडी कुछ इस तरीके से आएगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा n मोल ऑफ CO2 बनेगा और n+1 मोल ऑफ क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। दिस इज द बैलेंस रिएक्शन। अगर आपको एक्सपेरिमेंटली आपको देखना चाहेंगे तो सपोज आप कोई भी एल्केन ले लो, सपोज आपने C2H6 ले लिया, आप क्या कर रहे हैं, इसको बर्न कर रहे हैं, और n क्या होता है यहाँ पर, n बताता है यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन। क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन बताता है यहाँ पर। तो इसमें कार्बन कितने हैं, 2, तो ये तो यही आ गया, 2 यहाँ रख देना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 × 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा 2, n का वैल्यू 2 है वहाँ पर, CO2 2 यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3H2। तो इसको फर्दर आप देखेंगे C2H6+, ये कितना आपका हो जाएगा 7/2 हो जाएगा, यहाँ पर O2 बन जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2 CO2 +
3s2। दिस इज द बैलेंस रिएक्शन। आप चेक कर लो, कार्बन 2 होंगे, आप हाइड्रोजन चेक कर लो, यहाँ पर 6 हैं और यहाँ पर भी 6 है। ऑक्सीजन काउंट कर लो आप, 4 और 3 7, यहाँ पर भी 7 है। दिस इज द बैलेंस रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड ऑडियोमेट्रिक एनालिसिस। यहाँ पर गैस का मेजरमेंट करते, गैस आप देख रहे हैं O2 गैस ले रखा है, इसका वॉल्यूम मेजरमेंट करेंगे। तो अभी तो हमने एक सिंपल मेथड बताया, तो ये एक मेथड दिया किसका, कंबशन। कंबशन में हम कुछ इस तरीके से करते हैं। एक और मेथड है इसी में, कंबशन का ही पार्ट है, बट ये इन केस ऑफ एल्किन। हम कह रहे हैं कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लें, क्योंकि हाइड्रोकार्बन तो एल्किन एल्किन कुछ भी हो सकता है। तो इन टर्म ऑफ नेक्स्ट कंडीशन, तो नेक्स्ट कंडीशन में आपके पास एक पॉइंट है, आपने कुछ इस तरीके से ले लिया। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं इसको आप, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन प्लस बैलेंस रिएक्शन लिखूंगा, x प्लस y/4 इंटू O2 2 गिव्स x मोल ऑफ CO2 प्लस y/2 मोल ऑफ H2O फॉर्म करता है। एक मेथड ये है, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन ले रहे हैं, यहाँ पर एल्केन एल्कीन एल्काइंस तीनों आ जाते हैं। तो इस केस में आपको इस तरीके से बैलेंस करना पड़ेगा। अगर मान लिया एक मेथड और है मेरे पास, समझना, अगर CXH ऑक्सीजन भी ले लूँ तो Z आ जाएगा यहाँ पर। तो इस टाइप में क्या है, ये दूसरा हाइड्रोकार्बन बन गया। तो इस केस में जो रिएक्शन बनेगी बैलेंस, x प्लस y/2 माइनस z/2 इंटू O2 2 गिव्स x मोल ऑफ CO2 प्लस y/2 मोल ऑफ H2। ये बन जाएगा आपका। तो ये आपके पास 3 मेथड हो गए। देखो, एक मैं बता चुका, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो 3 टाइप से अगर ये आपको याद है तो डायरेक्ट बैलेंस कर सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इन मेथड के ऊपर। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो ये मेथड हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसके ऊपर मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन में लेके चल रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछता है इस टाइप में। पहले समझना, ये मेथड है, आपको लर्न करने पड़ेंगे कि ये डायरेक्टली किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। ओके, इसके ऊपर मैं क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, समझना है वो क्वेश्चन क्या होगा। चलिए, मेरे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान से समझेंगे आप। तो बोल रहा है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, what is the volume of oxygen at STP required to effect complete combustion, कंप्लीट कंबशन कराना है आपको, कंप्लीट कंबशन कराना है ऑफ 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिटिलीन। एक कंपाउंड दे रखा है एसिटिलीन, एंड कह रहा है व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म। What would be volume of CO2 is formed। ये क्वेश्चन है। तो एसिटिलीन का फार्मूला बेटा होता है C2H2 फार्मूला होता है। क्या होता है, C2H2। तो सबसे पहले आपको रिएक्शन बताया था, हाइड्रोकार्बन वाली कंडीशन है, तो उसके अनुसार फार्मूला x प्लस y/4 था। तो x कितना हो गया 2 और y कितना हो गया 2/4 करना पड़ेगा, इनटू क्या होगा O2 2 गिव्स x मोल, x कितना है 2 CO2, y कितना है 4, तो वाटर कितना बनेगा 2/2 H2O हो जाएगा ये, बिकॉज ऑफ x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2, ये फार्मूला है। तो यहाँ से ये रिएक्शन आ जाएगी C2H2, इसको बैलेंस कर लेंगे 1/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 5/2 O2, 2 गिव्स ट्वाइस ऑफ CO2 प्लस H2। आप चेक करो बैलेंस है क्या नहीं, बैलेंस होगा ये मेरे हिसाब से। तो ये कंडीशन है। तो आपको सबसे पहले क्या, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP रिक्वायर्ड टू
कंप्लीट कंबशन कराना है। तो कंप्लीट कंबशन के लिए आपको हमने बेसिक्स में आपको बता चुके थे, लिमिटिंग रीजेंट ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, तो उसके अनुसार आप चलेंगे। तो आप कैसे चलेंगे आप समझो। चलिए बात करते हैं, ये कितना है 1 मोल, कैसे लिखेंगे 1 मोल ऑफ C2H2। अगर ये यूज करते रिएक्शन तो ये कितना लेना पड़ेगा 5/2 मोल ऑफ O2 लेना पड़ेगा, तो कंप्लीट कंबशन होगा। कितने मोल लेने पड़ेंगे आपको, ये 1 मोल लेंगे तो इसके कितने मोल यूज करने पड़ेंगे 5/2 मोल कंप्लीट कंबशन के लिए। तो आपको O मिल गया, आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल गए, आपको क्या मिल गया नंबर ऑफ मोल्स। तो आपको क्या निकालना था, इसका वॉल्यूम निकालना था, यानी यहाँ पर आप लिख सकते हैं N ऑफ O2 आपका कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। तो आपको एक याद होना N बराबर B एट STP अपॉन कितना था 22.4, कितना था आपका 22.4। लेकिन हमें आंसर किस में चाहिए, वो डायरेक्ट हम निकाल देते हैं। आपके पास ये कंडीशन है, उस कंडीशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इसको वॉल्यूम के टर्म में डिफाइन करेंगे, हमने मोल के टर्म में लिखा है, आप कैसे लिखेंगे, यहाँ लिख सकते हैं, आपको याद होगा वॉल्यूम, वॉल्यूम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ C2H2 रिक्वायर्ड इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको 5/2 वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर होगा। भाई मोल का टर्म है, वैसे वॉल्यूम के टर्म में लिखते हैं, हमने आपको एवोगाड्रोस लॉ पढ़ाया था, तो वॉल्यूम के टर्म में कर दो। तो देखो ये 1 मोल है, ये 5/2 के लिए, तो निकालना कितने के लिए आपको 400 सेंटीमीटर क्यूब के लिए वॉल्यूम रिक्वायर्ड कितना होगा O2 वो निकालना है। तो 400 सेंटीमीटर क्यूब कौन दे रखा था आपका, एसिटिलीन दे रखा था। वॉल्यूम ऑफ C2 रिक्वायर्ड, तो ये कितना हो जाएगा 5/2 इंटू 400, ये क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ O2 आ जाएगा। तो आप ये कितना हो जाएगा 200 यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ O2 रिक्वायर होगा, ये कंडीशन होगा, ये आंसर होगा। अगर एक और कंडीशन पूछ रहा था CO2 का कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा, तो आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट। अब भाई CO2 के लिए निकाल रहा है यहाँ से डायरेक्ट, भाई ये कितना है 1 वॉल्यूम, तो इसकी रिक्वायरमेंट कितनी होगी 2 के लिए होगी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो यहाँ आप कैसे लिखेंगे, कितना है 1 है ना, तो 1 वॉल्यूम ऑफ C2H2 रिक्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 वॉल्यूम ऑफ CO2 की ज़रूरत पड़ेगी। सेम देखो यहाँ से इसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो ये कितना दे रखा था 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ C2H2 वॉल्यूम है ये, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 के लिए 2, तो इतने के लिए कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2 बन जाएगा। आंसर हो जाएगा 800 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2 वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोनों कंडीशन हमने एक साथ बता दिया, ये कंडीशन है। ये बात समझ में आया आपको, चलिए इसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, याद रखना इस मेथड के ऊपर सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे आपके। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेता हूँ थोड़ा सा समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन में कह रहा है गैसेस हाइड्रोकार्बन है रिक्वायर्ड 6
times of its volume of O2 for oxidation. And produced 4 times of volume of CO2. Find formula of the hydrocarbon. Find formula of the हाइड्रोकार्बन. ये क्वेश्चन है, हमें पता नहीं है हाइड्रोकार्बन है क्या, तो आप CXH मान लिया, तो प्लस X प्लस बाई 4 of O2 to gives X mole of CO2 by 2 mole of H2O. This is the reaction. तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो. वो कह रहा है हाइड्रोकार्बन टू 6 टाइम्स ऑफ इट्स वॉल्यूम ऑफ O2. तो जो हाइड्रोकार्बन है वो जब रिएक्ट करता है तो कितना रिक्वायरमेंट होता है इसका? 4 टाइम्स 6 टाइम्स सॉरी किसका? O2 का वॉल्यूम. तो आप क्या कर सकते हैं? X प्लस बाई 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 टाइम्स हो जाएगा. कितना टाइम्स हो जाएगा? 6 टाइम्स. समझ गए कि नहीं? तो यहाँ से थोड़ा सा आप सॉल्व कर लो. ये हो जाएगा 4x प्लस बाई इक्वल टू 24. ये इक्वेशन 1 हो गया. सेकंड कंडीशन वगैरह प्रोड्यूस 4 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ CO2. तो ये रिएक्ट होता है ये 6 मोल, तो ये कितना टाइम्स हो जाता है CO2? 4 टाइम्स. सो x बराबर कितना हो जाएगा? 4 डायरेक्टली. ये इक्वेशन 2 हो जाएगा. तो x था आपको मिल गया 4, तो यहाँ पर x का वैल्यू पुट कर दो. तो यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 4 प्लस बाई इक्वल टू 24. तो यहाँ पर हो जाएगा 16 प्लस बाई इक्वल टू 24. तो बाई बराबर आ जाएगा 24 माइनस 16. तो बाई बराबर आ गया 8. सो दैट फार्मूला इज इक्वल टू x बराबर कितना है? 4 और बाई बराबर 8. तो फार्मूला हो जाएगा C4H8. दिस इज द हाइड्रोकार्बन. फार्मूला ये किसका आ गया? हाइड्रोकार्बन का फार्मूला आ गया आपका. तो ये फार्मूला किसका हो गया? हाइड्रोकार्बन का हो गया. इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. बात समझ पा रहे क्या नहीं? तो मैं एक क्वेश्चन आपको दे देता हूं, आप उसको प्रैक्टिस करना इस मेथड के ऊपर. आपको ये होमवर्क में है क्वेश्चन आपके लिए. क्वेश्चन है परसेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन in a mixture of propane, methane and carbon dioxide. Carbon dioxide is 36.5 ये दे रखा है. आपसे कह रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम of CO2, volume of CO2 produce when 100 ml of
of the mixture is burn in excess of O2। ये क्वेश्चन है आपके लिए, तो ये आप होमवर्क में करके बताएंगे, तो इसका आंसर आप बताएंगे कितना आएगा। ठीक है, चलिए एक पॉइंट और है हमारे पास इसके बाद डिस्कस करने के लिए, आप नोट कर सकते हैं। ये है क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए, याद रहे आपको, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। कॉन्सेप्ट डेवलपिंग है। अब एक पॉइंट और मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, POAC। POAC का फुल फॉर्म होता है प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। क्या नाम है इसका? प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, इसलिए इसका नाम क्या है? POAC। बहुत सिंपल मेथड है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको समझना नहीं है। चलिए मैं बता देता हूँ इसका मतलब क्या होता है। इसमें नंबर ऑफ एटम को दोनों तरफ देखना, रिएक्शन में कैसे कंप्लीट करते हैं, दोनों तरफ उनका रेशियो कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए, इसलिए ये नाम दिए रखा है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एटम्स ऑफ ए मॉलिक्यूल्स में देखना है, एटम ऑफ ए मॉलिक्यूल्स आर कंजर्व्ड। एटम मॉलिक्यूल्स में कैसे होने चाहिए? कंजर्व होने चाहिए। या फिर आप दूसरे टर्म में बोल सकते हैं मोल ऑफ एटम, मोल्स ऑफ एटम मोल ऑफ एटम of molecules also conserved, ये होगा, इज कॉल्ड POAC। ये दो पॉइंट है इसमें। तो मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, समझना। मेरे पास एग्जांपल है, KClO3 को आपने हीट कर दिया तो ये बन जाएगा KCl। क्या बन जाएगा? KCl प्लस क्या बना देगा? O2 का फॉर्मेशन कर देगा। ये हमारे पास एक रिएक्शन है। तो इस मेथड से आपको समझना है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? लिखेंगे आप एटम्स ऑफ, या एटम्स आर कंजर्व्ड इन रिएक्टेंट इक्वल टू atoms are conserved in product। ये है मेथड। यानी दोनों तरफ आपके एटम कैसे होने चाहिए? रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में कैसे होने चाहिए? कंजर्व्ड होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? कंजर्व्ड होने चाहिए। सो अप्लाई POAC। तो हम यहाँ POAC आप लगा देते हैं। तो कैसे लगाते हैं? किसके लिए निकाल देते? सपोज K एटम के लिए आप अप्लाई करके देखते हैं। तो दोनों तरह आप चेक करेंगे, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको? एटम ऑफ K ऑफ KCl, K एटम ऑफ KClO3 इक्वल टू K एटम ऑफ KCl। कुछ इस तरीके से लिखते हैं। इधर K किस में देखना है? KClO3 में देखना है। इधर K किस में देखना है? KCl में देखना है बेटा। तो इन दोनों को हम क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं दोनों को। इसको हम मोल के टर्म में भी लिख सकते हैं। किसके टर्म में लिख सकते हैं? मोल के टर्म में। तो यहाँ क्या लिखते हैं? K मोल ऑफ
किस में देखना है, KCl में, KClO3 इक्वल टू यहाँ लिख लेंगे आप मोल, K मोल ऑफ KCl। तो ये एटम के टर्म में हो गया और ये मोल के टर्म में हो गया, दो कंडीशन है आपके पास। तो यहाँ से एक फार्मूला आप कन्वर्ट कर सकते हैं। मोल को आप कैसे लिख सकते हैं, देखो कैसे लिख सकते हैं, वेट ऑफ किसका, KClO3, वेट ऑफ KClO3 अपॉन क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ KClO3 हो जाएगा ये, क्योंकि ये क्या है, मोल है, मोल को क्या लिखते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू आप कैसे लिख सकते हैं यहाँ, वेट ऑफ KCl अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ KCl। एक मेथड ये भी हो गया देखो, क्योंकि इससे कंपैरिजन करके आप कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि मोल का ही तो डेफिनेशन लिखा है, मोल बराबर क्या था, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पर किसका लिया, KCl का लिया है, KClO3 के लिया है, और उधर किसका लिया है, KCl का लिया है, सेम वे है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं इसको। तो ये कंडीशन आ गया इसका। इसमें एक कंडीशन और लगा देता हूँ, जैसे मैं कंडीशन समझा रहा हूँ, applying POAC for O। ऑक्सीजन के लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे ये समझना है। तो ऑक्सीजन देखो कंपाउंड में कितना है, 3 मोल है ना, तो उसको कैसे लिखेंगे, 3 मोल ऑफ O, 3 मोल ऑफ क्या लिखना है, 3 मोल ऑफ O एटम इन KClO3। देखो ऑक्सीजन कितना है इसमें, 3 है ना, 3 एटम होगा, 3 मोल आ गया ये, इक्वल टू उधर क्या था आपका रिएक्शन में O2 था ना, तो वहाँ हो जाएगा 2, 2 ऑक्सीजन एटम है यहाँ, 2 मोल ऑफ O एटम इन O2। तो नंबर ऑफ एटम चेक करना है। देखो KClO3 में कितने एटम है, 3, और O2 में कितने एटम है, 2, तो दोनों को इक्वल करेंगे तो ये आपका बैलेंस मतलब कंजर्व रिएक्शन होगी। ये कैसी होगी, कंजर्व रिएक्शन होगी ये। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर इसको वॉल्यूम के टर्म में डिफाइन करना हो तो भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। तो आप कैसे लिखेंगे यहाँ पर, 3 इंटू मोल है, मोल को किस में कन्वर्ट कर देंगे आप, वेट में। तो यहाँ लिखेंगे वेट ऑफ KClO3 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ KClO3 इक्वल टू ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का टर्म लिखना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 इंटू मोल के टर्म में लिखना है। तो इसमें 2 कंडीशन है, आप दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, वेट के टर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे वेट ऑफ O, क्या लिखना है, वेट ऑफ O2 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2। अगर इसको और मॉडिफाई करेंगे तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 22.4 लीटर। तो ये फार्मूला है आपका, क्योंकि ये गैसेस के टर्म में हम वॉल्यूम मोल का फार्मूला ये भी तो लगाते हैं और वो भी लगाते हैं, तो दोनों फार्मूले हैं आपके पास। तो हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये है आपका POAC है। चलिए, ये बात आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में एक छोटा सा पॉइंट और बचा है, आपका मोल कॉन्सेप्ट कंप्लीट होने वाला है अभी, क्योंकि टाइम के अनुसार हमें चलना पड़ेगा, उतने टाइम में हमें मोल कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये POC था। अब इसमें मैं 1-2 फार्मूले और बता रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे M बराबर मैंने स्पेशल केस में लेके चल रहा हूँ, मास मॉलिक्यूलर, ये क्या है, M डैश मोलरिटी है। मोलरिटी का फार्मूला W अपॉन M इंटू B इंटू 1000 आपने पढ़ा था, यही पढ़ा था। चलिए, और इसको मैं टर्म में डिफाइन करना चाह रहा हूँ डेंसिटी के टर्म में। तो डेंसिटी बराबर आपने पढ़ा होता W/P, और ये किसके लिए होता है, सॉल्यूशन के लिए होता है। किसके लिए होता है, सॉल्यूशन के लिए होता है। तो यहाँ से मैं वॉल्यूम निकाल लेता हूँ, वॉल्यूम बराबर हो जाएगा W/D।
ओके, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन ये W किसका होगा? सॉल्वेंट का। ये किसका होगा? सॉल्यूट का होगा। चलिए कोई बात नहीं, तो यहाँ हो गया WA/MA। यहाँ पर आपका आ जाएगा W, ये किसका आ जाएगा? सॉल्यूशन का आ जाएगा। और D कहाँ पर चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। ये भी किसका है? सॉल्यूशन का, इंटू 1000। तो यहाँ से M डैश फार्मूला आ जाएगा WA इंटू 1000/A इंटू डेंसिटी ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या बचेगा? W ऑफ सॉल्यूशन। याद रखना परसेंटेज की जब बात करते हैं तो ये परसेंट में अगर लिया है तो आप लिखते हैं परसेंट ऑफ x, लिख देता हूँ इसके टर्म में। अब इसकी जगह मैं क्या कर रहा हूँ? परसेंट में लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा 1000 इंटू D अपॉन MA। तो सॉल्यूशन परसेंट में होगा तो कितना होगा? 100% होगा ना ये सॉल्यूशन। कितना होगा? 100%। तो ये 20। तो परसेंट में जब मास दिया रहता है तो परसेंट बाई x इंटू 10 इंटू D अपॉन MA। ये फार्मूला डायरेक्ट लर्न करना है आपको, ये मॉडिफाई फार्मूला है। आपको ये फार्मूला लगाना है जब परसेंट में मास दिया है और डेंसिटी दिया तो ये डायरेक्ट लगा देने हैं। ऐसे ही अगर कहता है नॉर्मलिटी के टर्म में डिफाइन करना है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पर भी सेम फार्मूला होगा x% इंटू 10 इंटू D। लेकिन यहाँ मॉलिक्यूलर मास है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? E होगा। E आप जानते हैं क्या है? इक्विवेलेंट वेट है। ये दोनों फार्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट थे हमारे लिए, याद रखना। ये हमारा दोनों फार्मूले कैसे थे? इम्पोर्टेंट थे। चलिए हमारा ये टॉपिक अभी कंप्लीट हुआ है, और जो भी और कॉन्सेप्ट आएंगे जब हम क्वेश्चन या DPP सॉल्व करेंगे और आपका डाउट सेशन में नए नए कॉन्सेप्ट और लेके आएंगे, क्योंकि कभी भी कोई टॉपिक कंप्लीट नहीं होता है, बट हम अकॉर्डिंग टू NCERT ऐसा बोलते हैं ये कंप्लीट हुआ है बेटा। बट अगला जो टॉपिक शुरू होगा इसके साथ वो होगा रिडॉक्स, क्योंकि रिडॉक्स में ही हम अगला पार्ट यूज करते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वो भी किसका पार्ट होता है? मोल्स का होता है। तो रिडॉक्स के साथ हम यूज करते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। सो नेक्स्ट टॉपिक विल स्टार्ट रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो ये जो टॉपिक था हमने कंप्लीट किया। बहुत सारे फार्मूले आपने देखे, क्वेश्चंस देखे, और आपके लिए आपको मॉड्यूल आपके पास गया होगा, उसमें डायरेक्ट आपको DPP मिलेगा। उसमें डायरेक्ट हम क्वेश्चन नंबर आपको डिसाइड करेंगे। आप सब टॉपिक के अनुसार कैलकुलेट करते रहना है। अगर ज़्यादा आपकी इच्छा है तो आप पूरा मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। प्रैक्टिस के लिए काफ़ी है। समझ पा रहे हैं कि नहीं बेटा? तो हमारा ये जो टॉपिक था काफ़ी मतलब लेवल से हमने बताया था, तो इस तरीके से हमने टॉपिक को कंप्लीट किया है। ओके, थैंक यू।